हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं हम आज से आज एक नए टॉपिक के साथ। बीए पार्ट थर्ड विश्व का प्रादेशिक भूगोल के साथ आज लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक जो आपके साथ मुखातिब होंगे। आज हमारा नया टॉपिक है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या, अर्थात इससे पहले हम एशिया महाद्वीप को संपूर्णता की ओर लेकर के चल रहे थे। लगभग हमने एशिया का सामान्य परिचय पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने एशिया महाद्वीप के फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े थे 2020 में। अभी हाल ही में रिसेंट में वह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में भी आया था। इसी प्रकार से हम आपसे बात करें, एशिया में अपवाह तंत्र है, एशिया की जलवायु है, एशिया में वन हैं और वन प्रदेश हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम आपसे बात कर रहे हैं वह जानकारी हमारे को, यानी एशिया महाद्वीप की जो जानकारी है वह एशिया महाद्वीप की जानकारी को हम संपूर्णता की ओर लेकर के चल रहे हैं, जो हमारी पहली यूनिट की सब यूनिट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जनसंख्या के बाद में जैसे हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो हम एशिया का प्रादेशिक वितरण, लेकिन एशिया के प्रादेशिक वितरण से पहले हम आपसे बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, फिर हम बात करेंगे एशिया का प्रादेशिक वितरण, फिर हम बात करेंगे यूरोप का प्रादेशिक वितरण। इसी के साथ साथ हम यूनिट को ख़त्म करेंगे। आगामी इसी सप्ताह में हम इस टॉपिक को ख़त्म करके और नए सेकेंड यूनिट की ओर हम आपसे आगे की जिक्र करेंगे। तो आज जो हमारे पास में आपका पेपर है वह है बीए पार्ट जो थर्ड है, वह बीए पार्ट थर्ड का हमारे पास में, यानी जो प्रश्न पत्र है, यदि मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास में जो प्रश्न पत्र है वह प्रश्न पत्र है कौन सा? हमारे पास में प्रश्न पत्र है थर्ड। मैं आपसे थर्ड प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं, अर्थात जो प्रश्न पत्र है वो बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट प्रश्न पत्र है, यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल के नाम से जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम संबोधित कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल की आपसे बात कर रहे हैं, यानी जो विश्व का यानी प्रादेशिक भूगोल है, यानी उस विश्व के प्रादेशिक भूगोल की हम बात कर रहे हैं। जो हमारे पास में जनसंख्या का जो टॉपिक है उसका जिक्र होगा। बीए पार्ट थर्ड है, पेपर का नाम है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व का प्रादेशिक भूगोल है। जो हमारे पास में प्रश्न पत्र है यह है प्रश्न पत्र थर्ड के रूप में आ रहा है। कौन से प्रश्न पत्र के रूप में आ रहा है? यह कौन सा प्रश्न पत्र है? यह है थर्ड प्रश्न पत्र है, यानी हम थर्ड प्रश्न पत्र की आपसे बात कर रहे हैं, यानी तीसरा प्रश्न पत्र है। सॉरी, ये बीए पार्ट थर्ड का प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी मैं पेपर की बात करूं तो यह है फर्स्ट प्रश्न पत्र है। देखिए हमारा जो टॉपिक है एशिया की जनसंख्या। देखिए बात करें एशिया की जनसंख्या। हम बात कर रहे हैं आपसे यानी एशिया की जनसंख्या के बारे में। देखिए हम बात करते हैं कि एशिया एक विशाल महाद्वीप है
यानी क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है एशिया, तो एशिया जनसंख्या में भी विश्व मानचित्र पर प्रथम स्थान रखता है। यदि हम मानचित्र पर क्षेत्रफल और जनसंख्या में यदि हम दोनों की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कि जब दोनों में ये अपना प्रथम स्थान रखता है एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल में भी अपना प्रथम स्थान रखता है तो जनसंख्या में भी अपना प्रथम स्थान रखता है। वे एशिया महाद्वीप विशालता लिए हुए महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग तथा पूर्वी भाग यानी जनसंख्या के विशाल महासमूह में शामिल है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के इन भागों में जो जनसंख्या की सघनता या जो विशाल जनसमूह पाए जाते हैं, उसके पीछे यदि हम बात करें कि एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर होने के कारण से एशिया के इन भागों में प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाई गई नवीन कांप या नवीन जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर जमाव किया जाता है। जब नवीन कांप या जलोढ़ मिट्टी का इन क्षेत्रों में जमाव किया जाता है तो यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में शामिल होती है। जब विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में यह मिट्टी शामिल होती है तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भागों में जनसंख्या की विशाल सघनता देखने को मिलती है। इस कारण से यदि हम आपसे बात करें कि एशिया महाद्वीप के इन भागों में जनसंख्या की विशाल सघनता है, विशालता है, तो यहाँ पर विशाल महामानव समूह भी पाए जाते हैं। इसके पीछे एशिया महाद्वीप में नदी घाटियों पर विकसित होने वाली नदी घाटी सभ्यताएं भी हैं। हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो नदी घाटी सभ्यताएं हैं, उन नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ है, क्योंकि एशिया महाद्वीप की यदि हम एक जापान देश को छोड़ करके शेष देशों की यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो शेष देशों की अर्थव्यवस्था के पीछे जो हमारे को कारण दिखाई देते हैं, यदि हम उनकी बात करें कि वो सारे विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल हैं, एक जापान और एक है, यदि हम चाइना को छोड़ देते हैं तो बाकी के देश सारे विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल हैं। और इन देशों की मैक्सिमम देशों की अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह आधार कृषि है। यदि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है तो लोगों को मौसमी रोजगार उपलब्ध होता है, और मौसमी रोजगार उपलब्ध होने के कारण से वर्ष के 12 महीनों लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता है, और कृषि कार्य यानी एशिया महाद्वीप के लोगों के लिए एक व्यावसायिक कार्य नहीं होकर के और एक जीवन निर्वाह का कार्य है। इस कारण से आज भी एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था ही है। यानी हम ये बात करें कि एशिया की मैक्सिमम जनसंख्या जो है वह प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर करती है। यदि हम बात करें प्राथमिक व्यवसाय पर, जब एशिया महाद्वीप की मैक्सिमम जनसंख्या निवास करती है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या महासमूह पाई जाने के पीछे यदि हम अगले कारण की बात करते तो भाग्यवादिता, और यदि उसी के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं रूढ़िवादिता है। यदि भाग्यवादिता और हम रूढ़िवादिता की आप लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार से एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता प्रभावित करती है यानी भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता अशिक्षा जो है उस अशिक्षा के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को जन्म देने का कार्य करती है। यानी किसी देश की साक्षरता के लेवल को, लिटरेसी के लेवल को बताने का कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है। यदि हम शिक्षा के द्वारा किसी देश की लिटरेसी के बारे में यदि हम आपसे बात करते हैं कि किसी देश की यानी वहाँ की
सामाजिक व्यवस्था का आधार, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का आधार यानी जीवन जीने के तरीके हैं, यानी उनका आधार क्या होता है कि जिन लोगों के पास में उच्च शिक्षित हैं या उच्च शिक्षा है, यानी वह लोग जो शिक्षा से पहले से जुड़े हुए हैं या वर्तमान समय में भी शिक्षा के द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य किया है, यानी उन्होंने अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। आज उन घरों की, उन देशों की, उन परिवारों की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता कम दिखाई देती है। अर्थात यदि इसके पीछे के कारण की यदि हम आपसे बात करते हैं कि इसके पीछे ऐसा कारण क्यों है, यदि इसके पीछे के यदि हम कारण की बात करते हैं तो शिक्षा व्यक्ति में अवेयरनेस लाती है, शिक्षा व्यक्ति में जागरूकता लाने का कार्य करती है और जागरूकता लाने के कारण से व्यक्ति अपने परिवार का जो आकार होता है उसको छोटा रखता है और संतानोत्पत्ति का जो कारक है यानी उसको वो कोई भाग्यवादिता या रूढ़िवादिता पर उसको मढ़ने का काम या उसको दोष देने का कार्य नहीं करता है। तो जो हमारे पास में डाटा उपलब्ध हैं वो सन 2014 के अनुसार हम एशिया के जो सभी यानी जनसंख्या संबंधी जो डाटा हैं उन डाटाओं की हम बात करेंगे, यानी जो एशिया की यानी जो हमारे पास में 2014 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उन आंकड़ों के आधार पर हम आपसे यानी एशिया के विभिन्न देशों की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे। हम इस टॉपिक को इमीडिएटली यानी 1-2 क्लासों में ही ख़त्म करने वाले हैं, यानी सामान्य जनसंख्या का परिचय जो अभी मैं आपके पास में ओरल बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण यानी इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन यानी एशिया पॉपुलेशन की हम आपसे बात कर लेंगे। इसी के साथ साथ हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेंगे, जनघनत्व की बात कर लेंगे, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की समस्याएं और उनके समाधान तथा वितरण की हम बात करेंगे और इसी के साथ हम जनसंख्या वाले टॉपिक को क्या कर देंगे, समाप्ति को लेकर के चलेंगे। जो हमारी पहली सब यूनिट थी उस सब यूनिट को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में किसके साथ वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में स्थानिक संबद्धता के साथ वृद्धि हो रही है, यानी स्थान विशेष की जो संबद्धता है, स्थान विशेष का एक व्यक्ति यानी स्थान विशेष से व्यक्ति विशेष का जो जुड़ाव है। आप फैक्ट को समझने की कोशिश करिए विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति विशेष का स्थान विशेष के साथ जो जुड़ाव है या जो संबद्धता है, स्थानिक संबद्धता अर्थात जो जुड़ाव है, मैं उस जुड़ाव की आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं स्थानिक संबद्धता की आपसे बात करता हूँ तो स्थानिक संबद्धता हमारे को यह कहती है कि एक व्यक्ति विशेष का एक स्थान विशेष से लगाव होने के कारण से व्यक्ति उस स्थान को कभी भी नहीं त्यागता है, क्योंकि कोई ऐसा न ऐसा कारक वहाँ पर प्रभावी है। उस कारक के प्रभावी होने के कारण से व्यक्ति उसी स्थान विशेष पर उसकी कई पीढ़ियों यानी उसकी कई पीढ़ियाँ उसी स्थान पर रहती आई हैं, वह व्यक्ति भी वहीं पर रह रहा है, उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी वहीं पर रहने वाली हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति विशेष का उस स्थान विशेष से क्या है, संबद्धता है, जुड़ाव है, यानी कोई ना कोई कारक ऐसा है, उस कारक के कारण से यदि हम बात करें, उस कारक के कारण से क्या है, वहाँ पर व्यक्ति उस स्थान पर अपना निवास स्थान बना रहा है। जब व्यक्ति ने उस स्थान विशेष पर अपना निवास स्थान बनाया है और अपना निवास स्थान बनाने के कारण से वह व्यक्ति यानी उसी स्थान को प्राथमिकता या प्रायोरिटी देता है अपने निवास स्थान के लिए। इस कारण से ऐसा देखने को मिलता है कि एक स्थान विशेष पर यानी व्यक्तियों का एक जनसमूह पाया जाता है, तो दूसरे स्थान विशेष की यदि मैं आपसे बात करूं, दूसरे स्थान विशेष पर कम जनसंख्या पाई जाती है। यदि मैं इसके पीछे के कारणों की भी यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो वहाँ पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
परिवहन संबंधी ये कारक उस स्थान विशेष की संबद्धता के आधार पर वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्थान विशेष की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो जनसंख्या की वृद्धि थी वह जनसंख्या की वृद्धि धीमी गति से हो रही थी। जो प्रागैतिहासिक काल आया उस काल के मैं आपसे बात करूं, उस प्रागैतिहासिक काल में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी वह वृद्धि किस गति से हो रही थी? वह वृद्धि धीमी गति से हो रही थी। यदि हम आपसे बात करते हैं तो वह वृद्धि कौन सी गति से हो रही थी? वह वृद्धि धीमी गति से, जब जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी अत्यंत धीमी गति से, जिसके लिए यानी ऐसा क्यों था? प्रागैतिहासिक काल में ऐसा क्यों था? प्रागैतिहासिक काल में ऐसा इसलिए था कि उस समय जलवायु संबंधी और धरातल संबंधी विषम परिस्थितियों के होने के कारण से उस स्थान विशेष पर यानी जनसंख्या का जो वृद्धि थी वो जनसंख्या का जनघनत्व था वह कम पाया जाता था। एक व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी नहीं थी, एक व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व नहीं था। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रह रहा था। व्यक्ति या तो मौसमी प्रकार से रह रहा था या व्यक्ति एक घुमक्कड़ी जीवन जी रहा था, घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, जिसमें एक व्यक्ति जब तक उसको अपनी जो स्थानीय जो क्षेत्र था उस स्थानीय क्षेत्र से जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी तब तक व्यक्ति उस स्थान विशेष पर क्या अपना निवास स्थान रख रहा था। जैसे ही उसकी उस स्थान विशेष से उसकी आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुएं प्रभावित हो जाती थी तो वह व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके नए स्थान की ओर चयन कर जाता था। तो हम उस स्थान विशेष का इवैल्यूएशन मूल्यांकन नहीं कर सकते थे कि इस क्षेत्र में जनसंख्या का किस प्रकार की वृद्धि और किस प्रकार का घनत्व पाया जाता है। क्या यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है या क्या यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल में कि जिस समय हमारा इतिहास यानी लिपिबद्ध रूप में नहीं मिल रहा था, प्राक ऐतिहासिक इतिहास लिखा गया था, उस समय मैं पहले के समय की बात करूं, उस समय यानी एक तो भौतिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विषम थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों कि इससे पहले आप मानव भूगोल में पढ़ के आए होंगे, बीए पार्ट सेकंड में आप ये चीज़ तो पढ़ के आए होंगे ना कि 3-4 प्रकार की जो हमारे पास में लिज्म थी यानी विचारधाराएं थी, जिसमें नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद यानी प्रसंभव्यवाद यानी तो आदि प्रकार की जो विचारधाराएं थी उसमें नियतिवाद में आपने उसमें नियो यानी डिटर्मिनिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म में आपने पढ़ा होगा कि प्रकृतिवाद में क्या होता है कि प्रकृतिवाद में प्रकृति को सर्वे सर्वा माना जाता है, प्रकृति को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन नव डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि धीरे धीरे वैज्ञानिक शोध होते हैं, मानव उन विषम परिस्थितियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करता है। लेकिन हम तो आपसे प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी ना, उस प्रकार के वैज्ञानिक शोध नहीं थे ना, इस प्रकार के विषम परिस्थितियों वाले धरातल को अनुकूल नहीं बनाया गया था ना। इस कारण से हम ये कह सकते हैं ना कि उस समय भौतिक दशाओं की जो यानी विषम परिस्थितियाँ पाए जाने के कारण से हम आपसे बात करते हैं कि उस समय की स्थितियाँ ही ऐसी थी और उस समय की स्थितियाँ इस प्रकार की होने के कारण से यानी व्यक्ति एक स्थान विशेष पर वहाँ के वो जो भौतिक कारक हैं वह भौतिक कारक व्यक्ति को एक स्थान विशेष पर रहने के लिए बाध्य नहीं करते थे। इस कारण से वहाँ पर क्या होता था, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती थी और जनसंख्या जो पाई जाती थी उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थायित्व नहीं था, वह घुमक्कड़ प्रकार का जीवन जी रहे थे। इस कारण से यानी हम एक स्थान विशेष की जनसंख्या के बारे में ये मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे कि इस स्थान विशेष पर जनसंख्या की संख्या क्या है, कितने क्षेत्रफल पर कितने लोग निवास कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में स्थायित्व तो था ही नहीं ना। वह व्यक्ति तो कम समय के लिए ही उस स्थान पर रुकते थे और वहाँ से एक नए स्थान की ओर गमन कर जाते थे या नए स्थान का चयन कर जाते थे जब उनको वहाँ उसके आगे वाले स्थान पर उनको उनकी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति हो जाया करती थी। हम आगे बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में आदिकाल से ही जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है।
आदिकाल का मतलब होता है प्राचीन काल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एशिया महाद्वीप में आदिकाल से ही जनसंख्या में क्या पाई जाती रही है। एशिया महाद्वीप में आदिकाल से ही जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती रही है। आदिकाल से ही मानव को आश्रय देता रहा है। यानी एशिया महाद्वीप में आदिकाल से ही जनसंख्या में क्या पाई जाती रही है, यानी आदिकाल से ही जनसंख्या वृद्धि का रुख बना रहा है। क्योंकि एशिया महाद्वीप संसार के सभी महाद्वीपों में से एक ऐसी विभिन्नता रखने वाला महाद्वीप था जिसने सभी स्थल खंडों से, सभी महाद्वीपों से आए हुए लोगों को आश्रय दिया है, सुरक्षा दी है, शेल्टर दिया है इसने। क्योंकि यहाँ पर यदि किसी भी महाद्वीप का, किसी भी देश का व्यक्ति आकर के यदि एशिया महाद्वीप के किसी देश में निवासित हो गया है, यदि वो किसी भाग में आकर के निवासित हो गया है, तो धीरे धीरे कुछ ही समय में एशिया महाद्वीप की इस जलवायु, स्थलखंड और यहाँ का जो वातावरणिक प्रभाव है, उस वातावरणिक प्रभाव में आकर के वह व्यक्ति क्या हो गया है, अपने आप को समायोजित कर लिया है, अपने आप को एडजस्टमेंट कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है ना, इस एशिया महाद्वीप की यदि मैं आपसे बात करूं कि एशिया महाद्वीप ने सभी महाद्वीपों के लोगों को या सभी देशों के लोगों को क्या दिया है, आश्रय दिया है। इस कारण से भी यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, इस कारण से भी यहाँ पर जनसंख्या का जो रुख है, जनसंख्या का जो दृष्टिकोण है, वह जनसंख्या का दृष्टिकोण अधिक दिखाई देता है, अधिक देखने को मिलता है। हम बात करते हैं जो हमारे पास में डाटा उपलब्ध हैं, यानी उस डाटा की हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में, यानी हम बात करें आपसे कि 2014 के अनुसार यानी 4,351 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। यानी ये जनसंख्या की मैं बात करूँ, ऐसे कहूँ कि सब जनसंख्या 10 लाख में है तो कितने है, यानी 4,351, यानी जनसंख्या 10 लाख में है। इसका मतलब हो गया 4,351 मिलियन जनसंख्या है एशिया महाद्वीप की 2014 के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास में। यदि हम आगे की बात करते हैं तो 2014 के आंकड़ों के अनुसार, देखो हम फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं। देखिए हम आपसे बात करें कि जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की हम आपसे बात करते हैं कि 2014 के अनुसार, 2014 के अनुसार एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप की जनसंख्या, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 4,351 मिलियन है। कितने हैं, 4,351 मिलियन है। यानी 2014 के आंकड़ों के अनुसार, किसके अनुसार, 2014 के आंकड़ों के अनुसार एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वह एशिया महाद्वीप की जनसंख्या, यानी एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वह एशिया महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है, एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या हमारे पास में आती है वह आती है यानी 4,351 मिलियन है। अगला फैक्ट है सन 2014 के अनुसार,
सन 2014 के अनुसार, सन 2014 के अनुसार एशिया महाद्वीप की वार्षिक वृद्धि दर, यानी वार्षिक वृद्धि दर 1.1% है। क्या है? 1.1% है। %1 है। कितना है? 1.1% है। यानी जो वार्षिक वृद्धि दर है ना, यानी प्रतिवर्ष जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, वो जनसंख्या एशिया महाद्वीप में बढ़ रही है 1.1% की दर से, यानी यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम बात कर लेते हैं, एक प्रोफेसर कृषि महोदय हैं, उन प्रोफेसर कृषि महोदय की आपसे बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्टर है भाई, ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, यानी ये प्रश्न, ये उनका ये उक्ति यानी ये कोटेशन पूछा हुआ है प्रोफेसर कृषि महोदय का, कि उनके द्वारा ये कहा हुआ ये 4 लाइनें दी हैं प्रश्न पत्र में, और उन्होंने पूछ लिया कि निम्न में से ये कथन जनसंख्या के संबंध में किस जनसंख्या भूगोलवेत्ता का है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, हमारे यहाँ भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो हम बात करते हैं प्रोफेसर कृषि के अनुसार, प्रोफेसर कृषि महोदय के अनुसार। देखिए, प्रोफेसर हैं कृषि के अनुसार, प्रोफेसर कृषि के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर कृषि के अनुसार एशिया में बहुत कम, एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं, एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं, एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, जहाँ बहुत कम मानव निवास जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं, बहुत कम मानव निवास करते हैं, बहुत कम मानव निवास करते हैं, जहाँ कम जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं,
जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं, यानी एशिया में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत कम मानव निवास करते हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक संख्या में मानव निवास करते हैं, जहाँ बहुत अधिक संख्या में मानव निवास करते हैं। देखिए, हम आपसे बात कर रहे थे किसकी? अधिक संख्या में मानव निवास करते हैं, मानव निवास करते हैं। ऐसा कहने वाले कौन हैं? ऐसा कहने वाले प्रोफेसर क्रेषि महोदय हैं। तो प्रोफेसर क्रेषि महोदय ने जो कुछ कहा है, यदि मैं उनकी आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए कि एशिया महाद्वीप में अनेक स्थान तो ऐसे हैं, यानी एशिया महाद्वीप में अनेक स्थान तो ऐसे हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास, जहाँ बहुत कम मानव रहते हैं, यानी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, और कुछ स्थान ऐसे जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब प्रोफेसर क्रेषि जो महोदय हैं, वो प्रोफेसर क्रेषि महोदय का विचार यहाँ पर बहुत सटीक सिद्ध होता है। सटीक सिद्ध होने का मीन्स है कि प्रोफेसर क्रेषि महोदय ने ऐसा जो कहा है वो ऐसा यानी सत्य कहा है कि एशिया महाद्वीप के कुछ स्थान तो ऐसे जो कम जगह पर बहुत अधिक मानव रहते हैं, और अधिक स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अधिक जगह पर कम मानव रहते हैं। इसका मतलब इसके पीछे ऐसा कारण है। तो ऐसे कारण की यदि हम आप बात करेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के हम यदि आपसे बात करें कि जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों की हम आपसे बात कर लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट सामान्य परिचय के बाद में हम नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, करने वाले क्या कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हम बात कर रहे हैं आपसे जो जनसंख्या वितरण है, उस जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैं उन्हीं कारकों की आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास में कारक आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यानी फैक्टर इफेक्टिंग में क्या है हमारे पास में,
फैक्टर इफेक्टिंग on distribution of population. देखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पॉपुलेशन कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। मैं उन कारकों के आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहा हूँ कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं उन कारकों के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या कर रहे हैं, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। एक स्थान विशेष पर तो अधिक जनसंख्या पाई जाती है तथा दूसरे स्थान विशेष पर कम जनसंख्या पाई जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, उन कारकों के मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण को प्रभावित जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार है। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक एशिया महाद्वीप में यानी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण को एशिया महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एशिया महाद्वीप की कि जो एशिया महाद्वीप है, मैं इस एशिया महाद्वीप की आपसे बात कर रहा हूँ कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यदि मैं इन्हीं कारकों की आपसे बात करूं कि एशिया महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में? मैं आपसे बात कर रहा हूं एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो देखिए यदि मैं उन कारकों की बात करूं आपसे, वन बाई वन हम उन कारकों की बात करते हुए चलेंगे और टॉपिक को हम आगे की ओर गति देंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में लोकेशन। सबसे पहले हमारे पास में पहला कारक आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हमारा कारक आता है क्या? स्थिति। पहले कारक की मैं बात करूं तो पहला कारक आता है स्थिति।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ लोकेशन की। दूसरा कारक जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है कौन सा कारक? दूसरा हमारे पास में कारक आ रहा है रिलीफ का, यानी उच्चावच का कारक आता है हमारे पास में, यानी रिलीफ का कारक दूसरा कारक हमारे पास में आता है। यदि मैं आपसे तीसरे कारक की यदि मैं आपसे बात करता हूँ कि तीसरा कारक कौन सा है, यानी जो हमारी जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। तीसरा कारक हमारे पास में आता है जलवायु। जलवायु एक ऐसा कारक है जो किसको प्रभावित करता है? जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, यानी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कार्य करता है। चौथा जो हमारे पास में कारक आ रहा है, यदि मैं चौथे कारक की आपसे बात करूं तो चौथा कारक आता है मिट्टियाँ, यानी एशिया महाद्वीप की क्या? एशिया महाद्वीप की मिट्टियाँ किस प्रकार से यानी प्रभावित करती हैं। तो हम बात यही तो कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं आपसे सोइल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप की मिट्टियों की। यदि हम एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में आपसे बात करते हैं तो देखिए एशिया महाद्वीप की जो मिट्टियाँ हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से क्या हो रही हैं? एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं आपसे एशिया महाद्वीप की मिट्टियों की। अगला 5वां नंबर का जो हमारे पास में फैक्ट आ रहा है, यदि हम 5वें नंबर के फैक्ट की बात करें तो हमारे पास में 5वें नंबर का फैक्ट आता है खनिज संसाधन है। खनिज संसाधन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं खनिज संसाधन की। कौन से संसाधन की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं खनिज संसाधन की। हम मिनरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। आपसे किसकी बात कर रहे हैं? हम मिनरल रिसोर्स की आपसे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम जो आपसे बात कर रहे हैं वह है हम आपसे बात कर रहे हैं मिनरल रिसोर्स की। यानी मिनरल रिसोर्स की हम आपसे बात कर रहे हैं। खनिज संसाधन की हम आपसे बात कर रहे हैं। यदि हम नेक्स्ट की आपसे बात करें, यदि हम छठे संसाधन की यदि हम आपसे बात करते हैं तो जो छठा संसाधन यदि हमारे पास में आता है, यदि हम उसकी बात करें कि ऐसा कौन सा कारक है यानी जो इसको प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। देखिए अगला जो हमारे पास में संसाधन आता है, यदि अगले संसाधन की यानी अगले कारक की हम आपसे बात करते हैं वह आता है शक्ति संसाधन। कौन से संसाधन? नेक्स्ट यदि हम प्रकार की बात करें तो छठा कौन सा आता है? छठा जो हमारे पास में आ रहा है वह कौन सा संसाधन आ रहा है? वह हमारे पास में शक्ति संसाधन आ रहा है। कौन सा संसाधन आ रहा है? यदि हम नेक्स्ट कारक की बात करते हैं यानी जो जनसंख्या वितरण को क्या करता है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित, एशिया के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं पावर रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? हम आपसे पावर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अगला कारक आया है वह यातायात यानी ट्रांसपोर्ट आया है जो आपके सामने उपलब्ध। है। आगे हम बात करते हैं यानी जो,
आर्थिक उन्नति। हम किसकी बात कर रहे हैं? अगला कारक जो आ रहा है वह हमारे पास में आर्थिक उन्नति आ रहा है। यदि हम आर्थिक उन्नति वाले कारक की हम आपसे बात करते हैं, जिसको अपन इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हैं, यानी वह इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। यानी आर्थिक आधार पर, यानी जिस देश का इकोनॉमिक बेस बहुत सॉलिड है, यानी जिस देश का इकोनॉमिक बेस बहुत सॉलिड है, उस देश की यदि मैं आपसे बात करूं, वहाँ की जो स्थितियां हैं वह बड़ी ही मजबूत हैं। वहाँ की स्थितियां बहुत ही मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम उन देशों की स्थिति की आपसे बात करते हैं, वो इसलिए मजबूत रही, वह इसलिए मजबूत रही कि जो वहाँ की इकोनॉमिक स्थितियाँ हैं वो बड़ी ही मजबूत रही। उसके पीछे की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि उन्नति एक ऐसा कारक होता है, आर्थिक उन्नति एक ऐसा कारक होता है हम आपसे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की नेक्स्ट हमारे पास में बिंदु आता है। अभी इनकी डिटेल की बात करेंगे आपसे। अगला जो हमारे पास में बिंदु आता है, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का जो अगला हमारे पास में बिंदु आ रहा है, उस बिंदु की मैं आपसे बात करूं, सामाजिक एंड सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हम अगले कारक की बात कर रहे हैं आपसे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। मैं कौन से कारक की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक की। कौन से कारक की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक की, ठीक है ना। यदि हम सामाजिक और कौन से कारक की बात करें आपसे, यदि हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सोशल एंड कल्चर जो फैक्टर है, यह भी प्रभावित करता है। कौन सा? सोशल एंड कल्चर फैक्टर। देखिए सोशल एंड यानी हम बात कर रहे हैं सोशल एंड कल्चर फैक्टर की, यानी जो फैक्टर्स है वह हमारे पास में काम कर रहा है। इसके अलावा अंतिम जो हमारे पास में बिंदु आता है, यदि मैं अंतिम बिंदु की आपसे बात करूं तो 10वें प्रकार का बिंदु आता है। कौन से कारक हैं? राजनीतिक कारक। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगला जो कारक आ रहा है वह हमारे पास में राजनीतिक कारक आ रहा है। हम पॉलिटिकल फैक्टर की आपसे बात कर रहे हैं। हम आपसे पॉलिटिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं। हम आपसे पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल फैक्टर किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को, जिस प्रकार के, यानी जनसंख्या के वितरण को क्या करता है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का कार्य करता है। अर्थात वो जनसंख्या के वितरण को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वहाँ पर जनसंख्या का जमाव एक जगह अधिक देखने को मिलता है
तो दूसरी जगह जनसंख्या का जमाव क्या मिलता है, कम देखने को मिलता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली यदि मैं कारकों के एशिया महाद्वीप में यदि हम जनसंख्या वितरण की बात करें तो जनसंख्या का जो वितरण है अर्थात जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, यदि उन प्रभावित करने वाले कारकों की यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सबसे पहले यदि मैं आपसे कारकों की बात करूं तो मेरे पास में सबसे पहला कारक आता है स्थिति, अर्थात स्थिति जनसंख्या के वितरण। हम डिटेल 1 बाय 1 अभी करते हुए चलेंगे कि स्थिति किसी स्थान विशेष के यानी जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करने का कार्य करती है। यदि हम उसकी भी आपसे क्या करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है किसको, जनसंख्या वितरण को, उसकी हम आपसे बात करेंगे। लोकेशन, उच्चावच, रिलीफ, जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टियाँ, सॉइल्स, खनिज संसाधन यानी मिनरल्स, रिसोर्सेज। इसके अलावा बात करें हम आपसे शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेज, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, उन्नति, आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स और राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सारे कारक जितने भी आए हैं ये जनसंख्या यानी एक स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या पाई जाती है उसके वितरण को, यानी एक देश में अधिक जनसंख्या पाई जाती है तो दूसरे देश में कम जनसंख्या पाई जाती है, यानी इस जनसंख्या के वितरण को ये प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में है। कौन से कारकों में है ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं। तो हम इन कारकों की 1 बाय 1 हम आपसे बात करते हुए अभी चलते हैं। तो हम सबसे पहले जो आपसे बात कर रहे हैं वह सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, हम आपसे बात करेंगे स्थिति की, कि स्थिति किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का कार्य करती है। यानी एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण में यानी स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण में स्थिति का क्या होता है, स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं उन विभिन्न देशों में जो जनसंख्या का वितरण होता है उस जनसंख्या के वितरण में यानी स्थिति का क्या है, स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम ये कह सकते हैं कि एशिया की जो अधिकांश जनसंख्या है वह शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यानी एशिया की जो अधिकांश जनसंख्या है, यदि मैं एशिया के अधिकांश जनसंख्या की यदि मैं आपसे बात करता हूँ तो एशिया महाद्वीप की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कौन से कटिबंधों में पाई जाती है, वह एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंध यानी ये तो टेम्परेट जोन है ना, तो इस क्षेत्र में या इस कटिबंध में जो जनसंख्या पाई जाती है, इस कटिबंध में पाई जाने वाली जनसंख्या ये तो वहाँ के निवास करने वाले लोगों के लिए उत्तम प्रकार की जलवायु होती है। और उत्तम प्रकार की जलवायु के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो जनसंख्या का जमाव होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो जनसंख्या का जमाव होता है वह जनसंख्या का जमाव क्या पाया जाता है, वह जनसंख्या का जमाव यहाँ पर अधिक पाया जाता है। जिसके पीछे का कारण अभी मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जलवायु एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण क्या देता है, योगदान देता है। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, हम बात करें आपसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या कर रहे हैं, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहला 1 नंबर का जो कारक आया, हम 1 नंबर के कारक की आपसे बात कर लेते हैं। 1 नंबर का कारक जो हमारे पास में है वह है
किसी महाद्वीप विशेष की क्या स्थिति के बारे में मैं आपसे बात करूं कि ये स्थिति वहाँ की जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से क्या करती है, यानी स्थिति यानी वहाँ के जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, कैसी जलवायु पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, यह जलवायु वहाँ के जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, वहाँ की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का क्या करती है, प्रभावित करने का कार्य करती है। जब वहाँ के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कार्य करती है, यानी वहाँ के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कार्य करती है, जिस स्थान विशेष पर टेम्परेट क्लाइमेट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पर जन समूह अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जलवायु संबंधी कारक ने उस स्थान विशेष की जलवायु को क्या किया है, प्रभावित किया। जलवायु का मीन्स लोकेशन, वहाँ का एशिया महाद्वीप का विश्व मानचित्र पर लोकेशन इस प्रकार से है कि एशिया महाद्वीप का मैक्सिमम जो भाग है, अधिकांश भाग है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पड़ता है। इस कारण से यदि हम वहाँ की बात करते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, यानी हम बात करें कि इसी में ही आगे हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के जो देश समुद्र तट के नज़दीक हैं, यानी एशिया महाद्वीप के जो देश कहाँ पर हैं, यानी एशिया महाद्वीप के जो देश समुद्र तटीय सीमा के निकट स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? जो समुद्र तटीय सीमा के निकट स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? समुद्र तटीय सीमा के निकट स्थित है, अर्थात समुद्र तटीय सीमा के निकट स्थित हैं। तो हम कौन से कारक की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं लोकेशन की। तो लोकेशन ऐसा कारक है कि उस स्थान विशेष के यानी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति इस प्रकार की है कि उस स्थल खंड के चारों ओर या उसके कुछ भाग में, एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में पानी पाया जाता है। पानी का विस्तार है, वाटर बॉडीज का विस्तार है, वो सागर, महासागर, झील, नदियों आदि किसी भी रूप में हो सकता है। इस कारण से समुद्र के आसपास का यदि जिस स्थान विशेष पर यानी कोस्टल बॉर्डर पाया जाता है, तटीय सीमा पाई जाती है, जब वहाँ पर तटीय सीमा पाई जाती है तो वहाँ का जो क्षेत्रफल है यानी वहाँ की जो जनसंख्या वितरण है, वह जनसंख्या वितरण को यानी वहाँ की तटीय सीमा प्रभावित करने का काम करती है, क्योंकि समुद्र के पास में जो मौसम होता है वह स्वास्थ्यप्रद होता है कि जिस देश विशेष या जिस स्थलखंड विशेष में यानी समुद्रीयता का प्रभाव दिखाई देता है, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का वितरण इसलिए अधिक पाया जाता है, हम उस स्थान विशेष की बात करें कि वहाँ उस देश की या उस महाद्वीप की स्थिति इस प्रकार से है कि वहाँ के स्थलीय खंड के साथ साथ में वहाँ पर समुद्री सीमा का भी विस्तार होता है। तो स्थलीयता की बात करें और समुद्रीयता की बात करें तो स्थलीयता की जलवायु में विषमता या कठोरता अधिक पाई जाती है, जबकि यदि हम आपसे बात करते हैं किसकी, यदि उसी के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें किसकी, समुद्रीयता की, तो समुद्रीयता की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर जलवायु सम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वहाँ पर जलवायु सम। यदि हम आपसे बात करते हैं तो हमारे पास में जो समुद्रीयता का जो प्रभाव दिखाई देता है वो उस देश की स्थिति विशेष को प्रभावित करने का कार्य करता है। किसको प्रभावित करने का कार्य करता है? उस स्थान विशेष की स्थिति विशेष को प्रभावित करने का कार्य करता है, अर्थात महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। कहाँ पर? महाद्वीपों के आंतरिक भागों में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि जो महाद्वीप होते हैं उन महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग हैं यानी महाद्वीपों के आंतरिक
महाद्वीपों के आंतरिक महाद्वीपों के आंतरिक भागों में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी जनसंख्या पाई जाती है? न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। कौन सी जनसंख्या पाई जाती है? न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग होते हैं उन महाद्वीपों के आंतरिक भागों में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। इसके पीछे का कारण आप प्यारे विद्यार्थी आप खुद समझ रहे होंगे। जैसे जैसे हम यानी स्थलीयता की ओर चलेंगे तो स्थलीयता की ओर चलने के कारण से क्या होगा, वहाँ पर स्थलीय प्रभाव दिखाई देगा। स्थलीय प्रभाव के दिखाई देने के कारण से यदि हम बात करते हैं, स्थलीयता का प्रभाव अर्थात जलवायु की विषमता को दर्शाता है। और महाद्वीपों के आंतरिक भागों वाले जो भाग होते हैं, आंतरिक भागों वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन आंतरिक भागों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, सुविधाओं की कमी पाई जाती है। अर्थात वहाँ की स्थिति इस प्रकार से नहीं होती कि जैसे स्थिति किसी समुद्र तटीय देश की होती है। इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक महाद्वीप विशेष की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में स्थिति ने अपना क्या दिया है? स्थिति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में जो आता है दूसरे प्रकार का बिंदु, हम दूसरे प्रकार के यदि हम आपसे बिंदु की बात करें तो हमारे पास में दूसरा बिंदु आता है उच्चावच। कौन सा बिंदु आता है? दूसरा बिंदु हमारे पास में उच्चावच का बिंदु आता है। यदि हम उच्चावच के बिंदु की आपसे बात करते हैं तो उच्चावच जो संबंधी हमारे पास में बिंदु है, यदि हम उसकी बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो देखिए, हेलो ग्रुप में 8 बजे का टाइम डाल दो बच्चों के आने का। हाँ डाल दो, क्लास ले रहा हूँ डाल दो जल्दी से। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार का जो स्थिति पाई जाती है। दूसरा हमारे पास में बिंदु आता है उच्चावच। यदि हम बात करें कि एशिया की जो अधिकांश जनसंख्या है, यदि एशिया की अधिकांश जनसंख्या, उच्चावच का मतलब रिलीफ, वहाँ का स्ट्रक्चर, उस महाद्वीप का उस स्थलखंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी वहाँ के उसके धरातल की बनावट की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप की जो अधिकांश जनसंख्या है, यदि मैं एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या की मैं आपसे बात करता हूँ, एशिया महाद्वीप की अधिकांश जो जनसंख्या पाई जाती है वो एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या नदी तटीय भागों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यानी नदी तटीय भागों में पाई जाती है। अर्थात नदियों के द्वारा जिन मैदानों का निर्माण किया गया है उन मैदानी भागों में यानी जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जब नदी तटीय भागों में या नदीय भागों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, इसके पीछे का कारण आप सभी लोग जानते होंगे कि एशिया महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और समतल भागों में यानी जनसंख्या को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अधिक प्राप्त होते हैं मैदानी भागों में। इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। मैदानी भागों में विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं को यानी आसानी से संपन्न किया जा सकता है, जिसमें उद्योग है, व्यापार है, परिवहन है, कृषि है आदि कार्यों को, यानी जहाँ पर नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र यानी जलोढ़ मिट्टी वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार का दृष्टिगोचर या इस प्रकार का वातावरण हमारे को क्या होता है? इस प्रकार का वातावरण हमारे को दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एशिया में जहाँ पर मैदानी भाग पाए जाते हैं, यदि उन मैदानी भागों की हम बात करते हैं, यदि हम उस मैदानी भागों की बात करते हैं तो मैदानी भागों में यदि हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो मैदानी भागों में यानी जो जनसंख्या का यानी जो वितरण पाया जाता है
जो जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई, मानव के व्यवसाय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हम बहुत आसानी से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से वहाँ पर संपन्न किया जा सकता है। जब बहुत आसानी से वहाँ पर संपन्न किया जा सकता है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बात करें हम, जैसे चीन का हांगहो का मैदान है, यांगटी शिकियांग का मैदान है, भारत में गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सतलुज नदी का मैदान है, आदि में, यानी आदि हैं, आदि वो मैदानों के द्वारा निर्मित हैं। इरावदी है, मेकांग, मिनाम, दजला, फराद आदि नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर सघन जनसंख्या दृष्टिगोचर होती है। हम ये कहे यांगटी शिकियांग है, हांगहो है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इसके अलावा इरावदी है, मिनाम है, मेकांग है, ये इस प्रकार की नदियाँ हैं जहाँ पर प्रतिवृष्ट नदियों के द्वारा उसके आसपास वाले क्षेत्रों में नवीन कांप जलोढ़ मिट्टी का जमाव करके और वहाँ के धरातल को समतलीकरण करने का कार्य, लेवलीकरण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के लोगों की जो अर्थव्यवस्था का आधार वह भूमि से, मैक्सिमम आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से होने के कारण से इस क्षेत्र में यहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक सघन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नवीन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। अर्थात वह जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वह मैदानी क्षेत्र मानव को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, मानव को प्रभावित करने का कार्य उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात हम बात करते हैं कि जिन नदियों के द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैदानों का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर दो प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं। यदि हम उन दो प्रकार की स्थितियाँ कौन सी हैं, उन दो प्रकार की यदि हम स्थितियों की आपसे बात करते हैं, एक स्थिति तो हमारे पास में वह बन जाती है कि नदियों के द्वारा वहाँ पर क्या किया जा रहा है, नदियों के द्वारा वहाँ पर एक तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा, दूसरा समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो दो प्रकार की अनुकूलता ये हो गई ना, एक तो वहाँ की जलवायु में समानता दिखाई देती है, इक्वलिटी दिखाई देती है, जलवायु में कठोरता या रुक्षणता दिखाई नहीं देती है। दूसरे, नदियों के द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्रों में नवीन कांप मिट्टी का जमाव करके और वहाँ पर पेनी प्लेन्स का मैन्युफैक्चरिंग यानी पेनी प्लेन्स का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। यानी जब वहाँ पर निर्माण यानी वहाँ पर नदियों के मैदानों का निर्माण हो जाता है, तो जलवायु की समानता एक उद्योग विशेष को और मानव की बस्तियों को प्रभावित करने का कार्य करती है, समुद्र की जो वहाँ पर स्थिति होती है। दूसरा, नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि उच्चावच भी किसी महाद्वीप या किसी देश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगले यदि हम तीसरे बिंदु की ओर आते हैं तो हमारे पास में आती है जलवायु। यदि हम तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं तो हमारे पास में आती है जलवायु संबंधी कौन सा कारक हमारे पास में आ रहा है, जलवायु संबंधी कारक। देखिए, यदि हम जलवायु संबंधी कारक की आपसे बात करते हैं कि जलवायु संबंधी हमारा जो कारक होता है वह जलवायु संबंधी कारक किस प्रकार से यानी प्रभावित करता है, यानी दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देशों में एक तो दक्षिणी पूर्वी यानी एक तो दक्षिणी और एक दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई देशों में स्थित देश अनुकूल जलवायु के कारण से अधिकांश जनसंख्या या अधिकतम जनसंख्या को आश्रय प्रदान करते हैं। देखिए, यदि हम इसमें बात करते हैं तो एशिया के दक्षिणी के साथ साथ हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी
एवं पूर्वी भागों में एवं एशिया के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भागों ने अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? आश्रय प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? आश्रय प्रदान किया है। देखिए, एशिया के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भागों ने अधिक जनसंख्या को क्या प्रदान किया है? अधिक जनसंख्या को, यानी अधिक जनसंख्या को, अधिक किसको? अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान किया। क्या किया है? अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान किया है। किसको? अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान किया है। यानी एक तो एशिया का कौन सा भाग? एक तो एशिया का दक्षिणी भाग के साथ साथ कौन सा भाग? यानी दक्षिणी भाग के साथ साथ पूर्वी भागों ने यानी कौन सी जनसंख्या को? यानी अधिक जनसंख्या को। कौन सी जनसंख्या को? अधिक जनसंख्या को क्या प्रदान किया है? अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया है। यानी जो अधिक जनसंख्या है, उस अधिक जनसंख्या को जो आश्रय प्रदान किया है वो किया है कहाँ? यानी ये सारा कार्यक्रम हो रहा है जलवायु के कारण से कि एशिया के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भागों में जलवायु की समानता या जलवायु के यानी अनुकूल पाए जाने के कारण से, यानी जलवायु की अनुकूलता पाए जाने के कारण से एशिया के इन भागों में यानी अधिक जनसंख्या समूह यानी अधिक जनसंख्या का दबाव या अधिक जनसंख्या वितरण, यानी इन्हीं भागों में एशिया के जन समूह में महामानव समूह भी यही हैं। दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया में जन समूह पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के ये भाग यानी दक्षिणी एशिया महाद्वीप का कौन सा भाग? एशिया महाद्वीप का यदि मैं बात करूं आपसे दक्षिणी भाग, एशिया महाद्वीप का मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी भाग एवं पूर्वी भाग किसके नज़दीक पड़ते हैं? ये भाग महासागरों के नज़दीक पड़ते हैं और महासागरों के नज़दीक पड़ने के कारण से इन एशिया महाद्वीप के स्थलीय भागों पर महासागरीयता का प्रभाव पड़ता है। महासागरीयता का प्रभाव पड़ने के कारण से हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ की जलवायु पर समतापूर्ण प्रभाव पड़ता है। यहाँ की जलवायु में जो तापांतर होता है वो तापांतर में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। दिन और रात के तापमान में अंतर की मैं आपसे बात करूं और ऋत्विक यानी सीजनल टेम्परेचर की मैं बात करूं तो बहुत कम अंतर दिखाई देता है, क्योंकि विशाल वाटर बॉडीज होने के कारण से सूर्य के द्वारा उसको गर्म करने में तथा सूर्य के द्वारा उसको ठंडा करने में, यानी जब सर्दी होगी तो ठंडा होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा क्योंकि द्रव है, और गर्म करने में भी काफ़ी लंबा समय लगेगा। इस कारण से यदि हम मुख्य रूप से आपसे बात करते हैं, जब इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी तो इस प्रकार की स्थितियां महासागरों में कम बनती हैं। इस कारण से जलवायु की समानता पाए जाने के कारण से एशिया के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भागों में विश्व के महासमूह पाए जाते हैं, जिसके पीछे का कारण हमने अभी जानकारी आपसे प्राप्त की है। यदि हम आपसे बात करते हैं
तो यहाँ पर महासागरीयता का प्रभाव पाया जाता है और महासागरीयता का प्रभाव पाए जाने के कारण से प्यारे विद्यार्थियों हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी अधिक पाया जाता है। अर्थात यदि हम दूसरी तरफ बात करें आपसे, एक तरफ तो हम महासागरीयता के प्रभाव की बात कर ली, यदि हम इसी के महासागरीयता के ही अपोजिट इधर आते हैं, महासागरीयता के ही अपोजिट यदि हम इधर आते हैं तो इधर की तरफ यदि हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यदि हम आपसे बात करें कि जैसे उष्ण क्षेत्र हैं, जैसे उष्ण क्षेत्र है, उष्ण मरुस्थलीय, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो निर्जन प्राय क्षेत्र हैं यानी जो वीरान क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की यदि मैं आपसे बात करता हूं जिनमें शुष्क क्षेत्र में जैसे थार का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, ठीक है ना, अरब का मरुस्थल है, यदि मैं इन मरुस्थलों की बात करूं, जैसे ये जो मरुस्थल जिस भी देश में स्थित हैं वहाँ जनसंख्या के वितरण को ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जलवायु की जैसे ही कठोरता आती है वैसे ही जनसंख्या में विच्छिन्नता यानी भिन्नता पाई जाती है, यानी जनसंख्या प्रकीर्ण प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, बिखरी हुई जनसंख्या के रूप में पाई जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कठोर जलवायु और विषम जलवायु में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम ये कह सकते हैं कि जलवायु एक ऐसा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को बहुत महत्वपूर्ण रूप से क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने का क्या कर रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने का कार्य करती है। अर्थात जनसंख्या को प्रभावित करने का कार्य सबसे जो बोल्ड प्रकार से करती है वह करती है जलवायु। अगला हमारे पास में बिंदु आता है, यदि हम अगले बिंदु की आपसे बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो चौथा बिंदु आ रहा है, यदि मैं चौथे बिंदु की बात करूं तो हमारे पास में आती हैं क्या, सोइल्स। हम बात करते हैं मिट्टियाँ, हम बात करें आपसे मिट्टियों की कि मिट्टियाँ किस प्रकार से एशिया महाद्वीप की किसको प्रभावित करती हैं, एशिया महाद्वीप की यानी जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। यदि हम जलवायु को प्रभावित करने की यदि हम बात करते हैं तो यदि हम बात करते हैं कि मिट्टी किस प्रकार से प्रभावित करती है, मनुष्य का जीविकोपार्जन एवं जीवित रहने का आधार मिट्टी है। मनुष्य के जीविकोपार्जन और मनुष्य के जो जीवित रहने का आधार है वह आधार क्या है, मनुष्य का एक तो आजीविका और एक आजीविका के साथ साथ मनुष्य का जीवित रहने का जो आधार है वो क्या है, मिट्टी है। हम आपसे बात करते हैं कि मिट्टी मनुष्य के जीविकोपार्जन और जीवित रहने का जो आधार है, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को भोजन प्रोवाइड करवाती है, यानी मिट्टी मानव को भोजन प्रदान करती है, खाद्यान्नों की आपूर्ति करती है। उपजाऊ जो मृदा वाले क्षेत्र होते हैं, जो उर्वर भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यदि हम बात करें कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर क्या पाई जाती है, जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। हमने यही कहा कि एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वह एग्रीकल्चर लैंड है, वह कृषि है, कृषि पर ही डिपेंड है। एशिया महाद्वीप की मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित होने के कारण से, कृषि पर डिपेंड होने के कारण से उन्होंने अपने आजीविका का जो आधार अपनाया है वह आजीविका का आधार भी क्या है, उनकी आजीविका का आधार भी कृषि ही होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि मानव ने अपने खाने के खाद्यान्न के साथ साथ यानी अपनी आजीविका में
अपनी आजीविका को और मजबूती प्रदान करने के लिए उसने पशुपालन को भी प्रारंभ किया। तो हम डी विठल सी मोदे की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार की कृषि को मिश्रित प्रकार की कृषि कहा है कि ऐसी कृषि जिसमें कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन को भी किया जाता है, तो वह मिश्रित प्रकार की कृषि होती है। तो मानव ने अपने खाने के लिए इस उपजाऊ मिट्टी में अनाज तो उपजाया ही उपजाया, फसलों का उत्पादन तो किया ही किया, लेकिन पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त किया है। अपने खाने के लिए तो अनाज का उत्पादन तो किया ही किया है, लेकिन मानव ने पशुओं की चारे संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए चारे वाली फसलें और खाद्यान्न वाली फसलें दोनों का ही उत्पादन करना क्या कर दिया है, दोनों का ही उत्पादन करना मानव ने प्रारंभ कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही कारण है कि एशिया महाद्वीप के, यानी यही कारण है कि एशिया महाद्वीप के उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में सघन जनसंख्या दृष्टिगोचर होती है। यदि सघन जनसंख्या दृष्टिगोचर होती है तो इसके पीछे के कारणों की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, इसके पीछे के प्रमुख जो कारण हैं, यदि मैं उन कारणों की बात करूँ, क्योंकि एशिया महाद्वीप के मानवों की यानी मनुष्यों की अधिकतम जनसंख्या का जो आधार है वो कृषि और पशुपालन है। इन दोनों की पूर्ति भूमि में उपजाई जाने वाली फसलों और उनसे प्राप्त होने वाले खाद्यान्नों से और चारे से पूर्ति हो रही है। इस कारण से एशिया महाद्वीप में जिन स्थानों पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि मिट्टी के इस गुण ने, जैसे मैं बात करूं भारत है, भारत के साथ साथ जैसे आपका बांग्लादेश है, इसी प्रकार से मैं बात करूं चीन है, इन देशों में नदियों के द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया जाता है, डिपोजिशनल प्रोसेस किया जाता है, निक्षेपण का कार्य किया जाता है। निक्षेपण का कार्य किए जाने के कारण से, क्योंकि संसार के सबसे उपजाऊ मृदाओं में यदि हम शामिल करते हैं तो हम एलुअल सोइल को करते हैं, हम जलोढ़ मृदा को करते हैं। तो जलोढ़ मृदा के कारण से यहाँ पर एशिया महाद्वीप के इन देशों में मैक्सिमम जनसंख्या पाई जाती है। हम चाइना की बात करें तो विश्व मानचित्र में जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम भारत की बात करें तो भारत भी विश्व मानचित्र में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दोनों में ही नित्य प्रवाही नदियों के आसपास में जिससे जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है, उस क्षेत्रों की यदि हम आपसे बात करते हैं, उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है जो महामानव समूह के रूप में जानी जाती है। यदि हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट फैक्टर आता है, जो पांचवा प्रकार है वह आता है खनिज संसाधन। कौन से संसाधन की बात करूं मैं आपसे, नेक्स्ट दो प्रकार आ रहा है वह हमारे पास में आ रहा है कौन सा संसाधन, वह आ रहा है हमारे पास में खनिज संसाधन। कि खनिज संसाधन जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करने का कार्य करता है, इसकी हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। देखिए कि खनन वाले क्षेत्रों में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों के माइनिंग प्रोसेस के खनन की प्रक्रिया की जा रही है एशिया महाद्वीप में, उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योगों की स्थापना हुई है। अर्थात एक उद्योग की स्थापना के लिए, उसके अवस्थिति के लिए, उसके लोकेटेड होने के लिए यानी क्या क्या चाहिए, यदि लोकेटेड होने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और वहाँ की जलवायु संबंधी अनुकूलता की आवश्यकता होती है। अर्थात वहाँ की सरकार की जो पॉलिसियाँ होती है, सरकार की नीतियों का उदारीकरण की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार से हम उनमें से बात करें कि खनिज एक ऐसा खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स एक ऐसा कारक है जो स्थान विशेष की जनसंख्या को बहुत महती गति से
इन्हें प्रभावित करने का कार्य करता है। यदि हम जनसंख्या वितरण में खनिज संसाधनों के वितरण की बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के जिन जिन भागों में जहाँ पर यानी माइनिंग प्रोसेस किया जा रहा है, यानी खनन का कार्य किया जा रहा है, उन खनन कार्य वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है, क्योंकि उद्योग एक अर्थव्यवस्था में इतनी मजबूत कड़ी के रूप में उभर कर के सामने आए हैं जो लोगों को 12 महीने रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। 12 महीने रोजगार उपलब्ध करवाने के कारण से लोगों की रोजगार संबंधी जो अनिश्चितता थी वह अनिश्चितता को इन उद्योगों के स्थापित होने के बाद में यानी दूर हो गई है। अब हम इसी प्रकार से आपसे बात करते हैं कि खनिज संसाधन जहाँ पर उपलब्ध हैं, जहाँ पर उद्योगों की स्थापना हुई है, तो उसी पर ही परिवहन भी डिपेंड करता है। तो वहाँ पर परिवहन का जाल भी अधिक मजबूत रूप से विकसित हुआ है, क्योंकि तैयार माल को मांग के केंद्रों तक पहुँचाने के लिए और रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री को उन औद्योगिक यूनिट्स तक पहुंचाने के लिए, औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए कुशल और सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है, जो इन्हीं क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है। यदि हम आपसे बात करें कि जो एशिया महाद्वीप है, यदि मैं इस अरब के मरुस्थल की बात करूं, एशिया महाद्वीप में जो अरब का मरुस्थल है वहाँ पर पेट्रोलियम का उत्खनन हो रहा है। यदि मैं इसी प्रकार से बात करूं, भारत में जो नागपुर का पठार है वो सबसे रिचेस्ट प्लेटों में शामिल है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर खनिज संसाधनों का डिपोजिशन पाया जाता है, सर्वाधिक वहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो भारत का जो यानी छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र है वह अधिक मजबूती के साथ उसने अपने विकास की गति को आगे बढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्खनन कार्य किए जाने के कारण से वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। यानी जो अरब देश हैं, उन अरब देशों में यानी क्रूड ऑयल पेट्रोलियम है, यानी उस पेट्रोलियम का उत्खनन कार्य ड्रिलिंग का कार्य किया जाता है, यानी वहाँ पर कूप की खनन के माध्यम से कुएं बना करके वहाँ पर पेट्रोलियम का ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है, यानी निकाला जा रहा है। इस कारण से वर्तमान में यदि परिवहन की अर्थव्यवस्था का कोई आधार है तो वह है पावर रिसोर्स, वह है ऊर्जा संसाधन, अर्थात हम पेट्रोलियम को परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में शामिल करते हैं। इस कारण से वहाँ पर भौतिक विषमताएं होने के कारण भी, मरुस्थल होने के कारण भी उसके विपरीत हम बात करें जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम ने वहाँ पर जनसंख्या को अनुकूलता प्रदान की है, वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जिस स्थान विशेष पर भौतिक विषमताएं पाए जाने के बाद भी यदि वहाँ पर खनिज संबंधी संसाधन पाए जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में खनिजों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारे पास में बिंदु आता है, नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास में शक्ति संसाधन, यानी पावर रिसोर्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पावर रिसोर्स की। कौन से की? शक्ति संसाधनों की। कौन से संसाधन? मैं शक्ति संसाधनों की आपसे बात करता हूँ। यदि शक्ति संसाधनों के बारे में यदि हम आपसे बात करते हैं कि शक्ति संसाधनों ने, जो हमारे पास में शक्ति संसाधन आए, इन शक्ति संसाधनों ने किस प्रकार से यानी शक्ति संसाधनों ने किस प्रकार से यानी क्या किया है, यानी किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने का कार्य किया है। तो पावर रिसोर्स का मतलब ये हो गया, यदि मैं मोटे तौर पर आपसे खनिजों की बात करूं तो खनिज 3 प्रकार के, मेटलिक खनिज, नॉन मेटलिक खनिज और पावर रिसोर्स वाले खनिज, यानी शक्ति संसाधन वाले खनिज। तो 3 प्रकार के खनिज हो गए। एशिया के जिन भागों में पेट्रोलियम वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार ही परिवहन और उद्योग ही है, इनका मतलब उनके संचालन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए?
हमारे को शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन तो चाहिए ना। तो ये जो ऊर्जा संसाधन या जो शक्ति संसाधन हमारे पास में आ रहे हैं, यदि मैं इन संसाधनों की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करता हूँ, तो ये संसाधन जिस स्थान विशेष पर उपलब्ध हैं, जिनमें हम बात करें प्राकृतिक गैस की, प्राकृतिक गैस के साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं, यानी प्राकृतिक गैस के साथ साथ क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की, कोयले की, यानी इस प्रकार के जो संसाधन यानी एशिया महाद्वीप के जिन देशों में उपलब्ध हैं, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। क्योंकि वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था और वर्तमान की परिवहन की व्यवस्था के आधार पर हम आपसे बात करते हैं कि ऊर्जा संसाधनों में जिन देशों ने अपनी आत्मनिर्भरता को कायम रखा है या आत्मनिर्भरता में मजबूती प्रदान की है, तो हम ये कह सकते हैं आपको उन देशों ने विकास की गति को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और वहाँ पर जनसंख्या की जो दबाव है वो दबाव भी अधिक है। क्यों? क्योंकि उन देशों के नागरिकों में ये सुनिश्चितता है कि हमारे देश में परिवहन को संचालित करने वाले और इसी के साथ साथ उद्योगों को संचालित करने वाले, यानी ऐसा हमारे पास में संसाधन के भंडार उपलब्ध हैं जो उन देशों से तो हम अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, जिन देशों के पास में इस प्रकार के संसाधनों का अभाव पाया जाता है। तो हम आर्थिक स्थिति के आधार पर और आर्थिक स्थिति में भी हम किसमें शक्ति संसाधनों की स्थिति में तो हम मजबूत हैं, उन देशों से मजबूत हैं जहाँ पर इसके भंडार उपलब्धि नहीं है या जिन देशों ने पहले इसको कंज्यूम कर लिया है, इनका उपभोग कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति संसाधन एक ऐसा कारक है जिसने जनसंख्या वितरण को क्या किया है, जिसने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कार्य किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास में बिंदु आता है, नेक्स्ट बिंदु के रूप में यदि हम आपसे शामिल करें तो हम यातायात की आपसे बात कर रहे हैं। देखो स्थिति आ गया, उच्च आ गया, जलवायु आ गया, मिट्टियाँ आ गया, खनिज संसाधन आ गया, और इसी के साथ साथ हमारे पास में कौन सा संसाधन आ गया, शक्ति संसाधन आ गया। ठीक है ना। तो हमने अभी तक आपसे जो बात की है प्यारे विद्यार्थियों, वह हमने बात की है किसकी, वो हम बात कर रहे थे आपसे, यानी अभी तक हमने 6 प्रकार के ऐसे कारकों की बात की है जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, प्रभावित करने का कार्य करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो बिंदु हमारे पास में आता है वह नेक्स्ट बिंदु यह आता है, 7वें प्रकार का जो बिंदु है वह ये कहता है कि यातायात क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। यदि हम आपसे बात करें क्या यातायात जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो हम ये श्योरली कह सकते हैं, यह हम मजबूती के साथ कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण में यातायात का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात जैसे हम बात करते हैं भारत है, चीन है, जापान है, अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त परिवहन के साधनों का विकास किया है। जहाँ पर मानव पहुँच नहीं पाता था, ऐसे दुर्गम स्थान, ऐसे वीरान स्थान जहाँ पर मानव की पहुँच नहीं थी, अब वहाँ पर मानव आसानी से क्या होने लग गया है, अब वहाँ पर मानव आसानी से मानव की वहाँ पर अभिगम्यता या मानव की वहाँ पर अप्रोच बढ़ी है। क्या बढ़ी है? वहाँ पर मानव की अप्रोच बढ़ी है, मानव की वहाँ पर पहुँच बढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं जब मानव की वहाँ पर पहुँच बढ़ी है तो उन स्थानों तक मानव पहुँचने लग गया है। इसका मतलब, इसका मीन्स तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका तात्पर्य तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों कि परिवहन के अत्याधुनिक साधनों का विकास एशिया महाद्वीप के देशों ने किया है। यानी विभिन्न प्रकार की तकनीकी से लेस उन परिवहन के साधनों को इस ऑन फील्ड में उतारा है, और परिवहन जहाँ पर मानव पहुँच नहीं सकता था वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों की विधाओं का जाल बिछाया है। यानी जिसमें अपन बात कर सकते हैं स्थल परिवहन है, जल परिवहन है और वायु परिवहन है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम स्थल परिवहन की विधाओं की आपसे बात करें तो हमारे पास में देखिए 3 प्रकार की विधाएँ आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल परिवहन। कौन से परिवहन की बात करें? हम आपसे बात करते हैं स्थल परिवहन की। यदि मैं स्थल परिवहन की आपसे बात करूं तो स्थल परिवहन हमारे पास में
स्थल परिवहन की मैं बात करूं तो स्थल परिवहन हमारे पास में कितने प्रकार का होता है? स्थल परिवहन हमारे पास में 2 प्रकार का होता है। देखिए वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं जिन स्थल परिवहन के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। यह स्थल परिवहन है, एक तो जो हमारे पास में आया वह आया है यानी हम बात करते हैं यानी रेल परिवहन। एक तो हमारे पास में आ रहा है रेल परिवहन और दूसरा जो हमारे पास में इसका परिवहन आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास में कौन सा? सड़क परिवहन। दूसरा जो हमारे पास में इसका प्रकार आ रहा है तो वह आ रहा है हमारे पास में कौन सा परिवहन? हमारे पास में आ रहा है सड़क परिवहन। यदि हम इस स्थल परिवहन में 2 प्रकार के जाल बिछा सकते हैं, एक तो रेल परिवहन का जाल और दूसरा हम सड़क परिवहन का जाल। तो हम बात करेंगे ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज की। यदि हम यहाँ पर बात करें तो रेल परिवहन को हम 3 आधारों पर उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास में ब्रॉड गेज की लाइनें, अर्थात ब्रॉड गेज के आधार पर हम विभाजित कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास में आ रहा है कौन सा? यानी हम आपसे बात कर रहे हैं मीटर गेज की, यानी जो दूसरा सेकंड जो प्रकार आया है उस सेकंड प्रकार की यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आता है कौन सा? यहाँ पर आता है मीटर गेज। कौन सा गेज आ गया? यहाँ पर आ गया मीटर गेज। तीसरा आता है हमारे पास में कौन सा? नैरो गेज। अब देखिए यदि मैं सड़क परिवहन की आपसे बात करूं तो सड़क परिवहन हमारे पास में मुख्य रूप से एक तो वह परिवहन, यानी मैं स्थिति के आधार पर बात करूं तो स्थिति के आधार पर 2 प्रकार की सड़कें हैं। एक तो हमारे पास में आती हैं कौन सी सड़कें? कच्ची सड़कें। एक तो आती हैं कच्ची सड़कें और दूसरी हमारे पास में जो सड़कों का प्रकार आता है वह आता है हमारे पास में कौन सी सड़कें? पक्की सड़कें। कौन सी सड़कें? पक्की सड़कें। यदि मैं पक्की सड़कों की बात करूं तो एक तो सड़कें होती है अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। यदि मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि क्या हैं ये सड़कें, तो मैं यहाँ पर एक तो आपसे बात करूं तो हमारे पास में कौन सी सड़क आई? एक तो हमारे पास में आई अंतर्राष्ट्रीय सड़कें। कौन सी सड़कें? अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, यानी अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग। देखिए यानी राष्ट्रीय सड़क मार्ग बोल दो आप, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। चलो हटाइए, हम इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय सड़क मार्ग। फिर है अगला आता है अंतर्राज्यीय हम बात करते हैं आपसे सड़क मार्ग की। दूसरा नंबर का बिंदु। तीसरे नंबर के बिंदु की हम बात करें तो स्थानीय सड़कें बोल दो और जिला सड़कें बोल दो, ठीक है ना। कौन सी सड़कें? यानी जो अगली जो सड़क का प्रकार आ रहा है वह सड़क का प्रकार आ रहा है कि कौन सी सड़कें? स्थानीय, यानी स्थानीय सड़क मार्ग। और चौथा जो प्रकार आ रहा है हमारे पास में, तो मैं चौथे प्रकार की बात करूं वह कौन सी सड़कें हैं? वह सीमांत सड़कें हैं। कौन सी सड़कें? सीमांत सड़क मार्ग की मैं आपसे बात करता हूं। आगे यदि मैं आपसे बात करूं नंबर 2 पर, यदि मैं नंबर 2 पर आपसे आऊं तो नंबर 2 पर मेरे पास में आता है क्या? यानी मेरे पास में आता है वायु परिवहन। कौन सा परिवहन आता है? मेरे पास में आता है वायु परिवहन। अब मैं वायु परिवहन की आपसे बात करूं तो जो ये वायु परिवहन है ना, इसको मैं बात सकता हूं एक तो कौन सा? एक तो अंतर महाद्वीपीय। मैं बात करूं आपसे, एक तो मेरे पास में आया कौन सा? अंतर महाद्वीपीय या अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा। नंबर 2 पर हमारे पास में आ रहा है
राष्ट्रीय वायु परिवहन। और नंबर 3 पर आता है घरेलू वायु परिवहन। ठीक है जी। इसके अलावा हम तीसरे प्रकार में आते हैं तो हमारे पास में आता है जल परिवहन, जिसमें जिसमें हो जाएगा अंतर महासागरीय यानी अंतर महासागरीय और आंतरिक जल परिवहन। यानी ये भी हमारे पास में 2 प्रकार का, जहाँ पर इस प्रकार के जाल की अनुकूलता पाई जाती है, जहाँ पर इस प्रकार के जाल की अनुकूलता पाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। और जहाँ पर यानी इस प्रकार का जाल की अल्पता पाई जाती है, यानी कम जाल पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण होता है वह जनसंख्या का वितरण भी परिवहन से क्या होता है, परिवहन से प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो बिंदु आ रहा है वो आता है आर्थिक उन्नति। हम कौन सी उन्नति की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं आर्थिक उन्नति की। कौन सी उन्नति की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस किस प्रकार से उस स्थान विशेष की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, यानी आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न देश हैं, यदि मैं आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों की आपसे बात करूं तो आर्थिक दृष्टि से जो हमारे पास में संपन्न देश हैं, यदि मैं उन संपन्न देशों की आपसे बात करता हूं तो उन संपन्न देशों में यदि मैं आपसे बात करूं, उन संपन्न देशों में मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं कि वहाँ पर जैसे रोजगार संबंधी उपलब्धता, वहाँ पर रोजगार संबंधी उपलब्धता, कृषि भरण पोषण आदि की अनुकूलता पाई जाती है। यानी आर्थिक संपन्न दृष्टि से, यानी आर्थिकता की दृष्टि से वह देश संपन्न होते हैं जहाँ पर रोजगार संबंधी अनुकूल दशाएँ पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ रोजगार के साथ वहाँ पर भरण पोषण के अनुकूलतम पाया जाता है। यानी जो भरण पोषण होता है उस भरण पोषण की क्या पाई जाती है? भरण पोषण की अनुकूलता पाई जाती है। भरण पोषण की अनुकूलता के साथ साथ मैं बात करूँ वहाँ पर कृषि की अनुकूलता ये पाई जाती हैं, जिसके कारण से उन देशों में भूखमरी की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं और गरीबी की समस्याएं नहीं होती हैं। गरीबी की समस्याएं, भूखमरी की समस्याएं और बेरोजगारी की समस्याएं नहीं होने के कारण से यदि हम वहाँ की स्थितियों की आपसे बात करते हैं तो वहाँ की स्थिति वहाँ की जनसंख्या के अनुकूल होती है। इस कारण से उन देशों में जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। और एशिया महाद्वीप के ऐसे देशों में ही सकल जनसंख्या का जाल पाया जाता है जहाँ पर रोजगार की मजबूती पाई जाती है, जहाँ पर भरण पोषण के विभिन्न प्रकार के साधनों की मजबूती पाई जाती है और जिसी के साथ साथ कृषि की अनुकूलता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक देश की जो आर्थिक उन्नति होती है वो एक आर्थिक उन्नति यानी उस देश की संपन्नता को या उन्नति नहीं तो विपन्नता को प्रदर्शित करती है। और जिस देशों में इस प्रकार की संपन्नता पाई जाती है, आर्थिक उन्नति की संपन्नता पाई जाती है, उन देशों में हम मुख्य रूप से बात करें जनसंख्या की अनुकूलता पाई जाती है और जनसंख्या का दबाव अधिक पाया जाता है। हम नेक्स्ट बिंदु की ओर प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। हम आपसे बात करें अगले कारक की तो अगला कारक जो हमारे पास में आता है वह सामाजिक, वह कौन सा कारक आता है? सामाजिक एवं हमारे पास में सांस्कृतिक कारक आता है। कौन सा कारक आता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हमारे पास में उपलब्ध है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक
यानी धार्मिक विश्वास एवं भाग्यवादिता के कारण ही, एक तो धार्मिक विश्वास और धार्मिक विश्वास के साथ साथ मैं आपसे बात करूं भाग्यवादिता के कारण ही, धार्मिक विश्वास एवं भाग्यवादिता के कारण ही एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भागों में जनसंख्या की सघनता अधिक पाई जाती है, क्योंकि एशिया महाद्वीप के बहुत से देशों में साक्षरता का स्तर बहुत नीचे है, निम्न स्तर है, और जहाँ पर शिक्षा का अभाव पाया जाता है तो वह उन व्यक्तियों में जागरूकता की कमी पाई जाती है, जागरूकता का अभाव पाया जाता है, और जागरूकता के अभाव में एक व्यक्ति सही और गलत का सही निर्णय नहीं कर पाता है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं, जब एक व्यक्ति के द्वारा जागरूकता के अभाव में सही और गलत का निर्णय नहीं करने के कारण से, यानी उन देशों के निवासित नागरिकों में भाग्यवादिता का, यानी संतानोत्पत्ति के पीछे, यानी जो जनांकीय कारक है ना, उस जनांकीय कारक में भी वो भाग्यवादिता का दोष देते हैं, बल्कि यानी कम संतानोत्पत्ति को वह प्राथमिकता नहीं देते हैं। यदि वह कम संतानोत्पत्ति को प्राथमिकता दे तो हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं, हमें विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के इन देशों में चाहे जलवायु संबंधी कितने भी अनुकूलताएं पाई जाए, लेकिन यदि एक व्यक्ति उसको शिक्षित करके यदि हम जागरूक करेंगे और जनसंख्या वृद्धि के हम यदि हानियों के बारे में उसको बताएंगे, उसको अवगत करवाएंगे, तो वह व्यक्ति अधिक जनसंख्या वृद्धि को, यानी जनसंख्या के बढ़ते आकार की तरफ, यानी अपने रुझान को कम करेगा, और धीरे धीरे एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उनमें जनसंख्या में कमी आएगी। आज हम विश्व मानचित्र पर बात करें तो सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर रखने वाला जो महाद्वीप है 1.1% के साथ वो एशिया महाद्वीप ही है, अर्थात 4,351 मिलियन जो जनसंख्या रखने वाला महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ही तो है ना। तो भाग्यवादिता और भाग्यवादिता के साथ साथ धार्मिक विश्वासों का दोष ही तो है ना। तो इसी प्रकार से बात करते हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी यानी एक एशिया महाद्वीप का नागरिक अपनाने से उसमें एक यानी हेजिटेशन होती है, उसमें झिझक होती है, क्योंकि वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है और वह व्यक्ति उनके बेनिफिट की तरफ तो कम ध्यान देता है और उनके लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है कि ऐसा करने से हो सकता है कि मेरे साथ किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है या मेरे को बहुत बड़ा इससे हानि हो सकती है। यदि वो शिक्षित नागरिक होते, यदि वो जनसंख्या के नीतियों के बारे में जो हमारी सरकार ने यहाँ पर जनसंख्या नीतियाँ बनाई हैं, यदि वो पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पर्याप्त रूप से यदि वो ध्यान देते, तो हम ये श्योरिटी के साथ, हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के नागरिक इतने अनभिज्ञ, उन्हें परिवार फैमिली प्लान के जो यानी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन कार्यक्रमों से वो दूर नहीं रहते, उनके उपयोग से दूर नहीं रहते, और उनके उपयोग से दूर रहने के कारण से आज उसका परिणाम जनसंख्या वृद्धि के रूप में हमारे को देखने को मिल रहा है। अगला हमारे पास में कारक आता है, वह कारक आता है कौन सा कारक? राजनीतिक कारक। यदि हम राजनीतिक कारक की हम आपसे बात करते हैं कि जो राजनीतिक कारक है ना, यह राजनीतिक कारक किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जिन देशों में शांति, यानी जिन देशों में यानी शांति यानी असुरक्षा आदि के कारक देखने को मिलते हैं, वहाँ की जनसंख्या प्रभावित हुई है, वहाँ के जनसंख्या वितरण प्रभावित हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जिन देशों में इस प्रकार के कारक हमारे को दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उन देशों की जनसंख्या भी क्या हुई है, उन देशों की जनसंख्या भी प्रभावित है। जिन देशों में शांति है, स्थायी सरकारें हैं, जहाँ की सरकारों के द्वारा वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा दी जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। लेकिन जहाँ पर सरकारों में अस्थिरता है, जहाँ पर आए दिन दंगे फसाद और आंतरिक कलह होते रहते हैं, तो वहाँ उधर की यदि हम आपसे बात करते हैं, यदि हम उधर की बात करते हैं तो उधर यानी जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या हमेशा, वहाँ के नागरिक हमेशा भयभीत रहते हैं, और भयभीत रहने के कारण से वह उस स्थान को छोड़ करके वहाँ से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और नए स्थान की ओर चले जाते हैं। जैसे मैं इजराइल की बात करूँ, फिलिस्तीन की बात करूँ, भारत के जम्मू कश्मीर की बात करूँ, असम नागालैंड राज्यों में आदि में क्या होती रहती हैं,
आदि में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं और आतंकवादी गतिविधियों के होने के कारण से वहाँ की जनसंख्या हमेशा भयभीत होती है और जनसंख्या के हमेशा भयभीत होने के कारण से यानी जनसंख्या के हमेशा भयभीत होने के कारण से यानी वहाँ पर जनसंख्या तो पाई जाती है लेकिन जनसंख्या का बहुत कम समूह पाया जाता है और जनसंख्या का जब वहाँ पर बहुत कम समूह पाया जाता है तो यदि हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर इस प्रकार की जो स्थितियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ जनसंख्या के अनुकूलता की स्थितियाँ कम पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कारक भी ऐसा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को महती रूप से प्रभावित करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जनसंख्या वितरण की आपके सामने बात की प्रभावित करने वाले कारकों की। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की समस्याएं और उनके समाधान के उपायों के बारे में हम आपसे चर्चा करके और हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे।